नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का इजी साइंस एंड हिंदी में स्वागत करता हूं। हमने कल के वीडियो में देखा था मानव में लैंगिक जनन होता है, यह किस प्रकार से जनन को कितने भागों में बांटा गया है। जनन, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्चात घटना। उसके बाद हमने बात की थी नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र में हमने बताया था कि प्राथमिक जनन तंत्र होता है और सहायक जनन अंग होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद प्राथमिक जनन अंग में हमने बताया था वृषण। तो आज वृषण के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे यहाँ पर। तो वृषण यह शरीर से बाहर लटके, दो जोड़ी वृषण शरीर से बाहर लटके होते हैं। ये वृषण की आंतरिक संरचना है। वृषण के बाहरी ओर एक झिल्ली, मतलब एक झिल्ली स्किन होती है, जिसे हम वृषण कोश या फिर अंग्रेजी में हम इसे स्क्रोटम कहते हैं। प्रत्येक वृषण में 150, प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। ये वृषण पालिकाएं होती हैं, 250 वृषण पालिकाएं होती हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। प्रत्येक वृषण के वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 सेमनीफेरल ट्यूबुल या शुक्रजनक नलिका होती है। 1 से लेकर 3, 1 हो सकती है, 2 हो सकती, 3 हो सकती है शुक्रजनक नलिका। इसी में शुक्राणु बनता है। यही एक नलिका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे शुक्रजनक नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। किसके अंदर होती है? वृषण पालिका के अंदर होती है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका ऐसे होती है, ऐसे होती है। शुक्रजनक नलिका ऐसे होती है, मतलब इसे देखा जाए तो इस प्रकार की ऐसे नलिका होती है। तो जब इसे ऐसे काटा जाता है, तो यहाँ ऐसी संरचना इसके बाद दिखाई देती है। ऐसी जब इसे ऐसे काटेंगे तो इस प्रकार से इधर संरचना दिखाई देगी, इस प्रकार से। तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसे जर्म सेल कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, इसे ही जर्म सेल कहते हैं। और दूसरी होती हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये 2 कोशिकाएं होती हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, जर्म सेल होती हैं, ये बाद में तो अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण कर लेती हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, ये इनको पोषण का कार्य करती हैं। तो मतलब जब इसे शुक्रजनक नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जब इसे काटा जाता है तो इस प्रकार की ऐसे संरचना दिखाई देती है। तो इसमें भी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड लीडिंग कोशिकाएं। स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण कर लेती हैं, और लीडिंग कोशिकाएं शुक्राणुओं के लिए पोषण का कार्य करती हैं। ये इसका हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है एक खाली स्थान होता है, जिसे अंतराली अवकाश कहते हैं। ये इसके अंदर की बात हो गई। अब इसमें होती है अंतराली कोशिका। यहाँ पे अंतराली अवकाश होता है। यहाँ पे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे लीडिंग कोशिकाएं बता दी। यहाँ लीडिंग कोशिकाएं नहीं, यहाँ सर्टोली कोशिकाएं रहेंगी। सर्टोली कोशिकाएं रहेंगी। सर्टोली कोशिकाएं इनको पोषण प्रदान करती है। अब यहाँ पे जो होती है अंतराली अवकाश होता है। अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं, यहाँ पे रुधिर वाहिनियाँ भी होती हैं। अब इन लीडिंग कोशिकाओं में क्या होता है कि यहाँ से अनेक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन्स होते हैं, वो यहीं से स्रावित होते हैं। यहाँ की बात हो गई। उसके बाद क्या होता है, वृषण, जब शुक्राणु यहाँ से बनते हैं तो वृषण जालिका के माध्यम से
अधिवृषण में पहुँचते हैं और अधिवृषण में शुक्रवाहिका की सहायता से पहले यहाँ पे देखो ये वृषण का सचित्र है, वृषण का आंतरिक संरचना है। तो यहाँ पे यहाँ पे वृषण में 250 पालिकाएं होती हैं। उसमें शुक्रजनक नलिका होती है, शुक्रजनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण कर लेती हैं और सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने बताया था सहायक नलिकाएं होती हैं। तो सहायक नलिका कौन कौन सी होती है? सहायक नलिका वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहक, तो ये सहायक नलिकाओं में कार्य करती हैं। तो ये तो हो गया प्राथमिक अंग। उसके बाद सहायक अंग में तो वृषण जालिका, सबसे पहले वृषण जालिका। तो वृषण जालिका प्रत्येक वृषण पालिका वृषण जालिका में खुलती है और यहाँ पे शुक्राणु यहाँ तक पहुँचते हैं। अब वृषण जालिका की मदद से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुँचते हैं, शुक्रवाहिका ऊपर की ओर जाती है और शुक्रवाहिका जब ऊपर की ओर जाती है तो एक लूप की तरह की संरचना बनाती है। ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और लूप की तरह संरचना बनाएंगी और वह कहाँ पे खुलेगी? शुक्रवाहक में खुलेगी। शुक्रवाहक में एक स्खलनीय वाहिनी प्रकार की संरचना होती है जहाँ पर शुक्राणु जो स्टोर होता है और वहीं से शुक्राणु कहाँ पर निकलता है? लिंग की मदद पेनिस की सहायता से बाहर स्खलित हो जाता है। तो हो गए सहायक नलिकाएं हो गई। ये प्राथमिक जनन अंग हो गया। उसके बाद सहायक नलिकाएं, प्राथमिक जनन अंग। अब उसके बाद सहायक जनन अंग जो हैं उनमें सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। तो सहायक ग्रंथियों के सभी के कार्य हो गए। वृषण जालिका, तो प्रत्येक वृषण पालिका वृषण जालिका में खुलती है। वृषण जालिका से शुक्राणु शुक्रवाहिका में जाते हैं। शुक्रवाहिका ऊपर की ओर एक लूप की तरह की संरचना बनाती है, लूप की प्रकार की संरचना बनाती है और उसके बाद ये शुक्रवाहक में जाती है और शुक्रवाहक स्खलनीय वाहिनी के स्थान पर जाते हैं और वहीं पे स्टोर होते हैं और पेनिस की सहायता से बाहर स्खलित हो जाते हैं। जनन में सहायक जनन अंग में वृषण जालिका रेटेटेस्टिस, शुक्रवाहिका वास एफरेंसिया, अधिवृषण एपिडिडमिस और शुक्रवाहक के बारे में पढ़ लिया है। अब बचा है शिश्न। तो शिश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो शिश्न क्या? तो शिश्न जिसे पेनिस कहते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया के अंतर्गत आता है, बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत, बाह्य टेलिया के अंतर्गत आता है पेनिस। तो यह ऐसे ऊतकों से बना होता है, ये एक प्रकार के ऐसे ऊतकों से बना होता है जब इसमें अत्यधिक घर्षण होता है। अब देखो पहले आप लोग सोचो, पहले पेनिस पहले छोटा सा होता है, उसके बाद जब सेक्सुअल अटैचमेंट होता है तो ये अपने आकार में बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक प्रकार से ऐसे ऊतकों से बना होता है कि जब इनमें अत्यधिक घर्षण होता है तो अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। तो शिश्न यह एक बाह्य जननेंद्रिय अंग होता है। यह एक प्रकार से ऐसे ऊतकों से बना होता है जब इनमें अत्यधिक घर्षण के कारण या फिर सेक्सुअल अटैचमेंट के कारण यह अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? तो इसका कार्य एक तो है कि मूत्र त्याग में सहायक होता है और दूसरा होता है शुक्राणु के स्थानांतरण में भी सहायक होता है, क्योंकि यही एक ऐसा अंग होता है जो कि फीमेल वेजाइना में एंट्री करता है और शुक्राणु को वेजाइना के अंदर स्थानांतरित कर देता है। तो मतलब इसका एक कार्य हो गया कि शुक्राणु के स्थानांतरण में सहायक होता है और दूसरा इसी से मूत्र त्याग करते हैं, तो यह मूत्र त्याग में भी सहायक होता है। अब इसका सबसे एक प्रमुख भाग ये होता है इसके आगे का भाग, जिसे कहते हैं शिश्नमुंड, जिसे कहते हैं
पेनिस ग्लांस, शिश्न मुंड, पेनिस ग्लांस। तो पेनिस ग्लांस क्या होता है, यह मतलब यह शिश्न के सबसे आगे का भाग होता है, जिसके ऊपर क्या होती है, एक मतलब ढीली चमड़ी की जो परत होती है वो चढ़ी होती है, जिसे फॉर स्किन भी कहते, मतलब फॉर स्किन कहते हैं। ऊपर की जो परत होती है एक बहुत ही ढीली होती है, जो कि आसानी से ऊपर या नीचे हो जाती है। तो यही हो गया शिश्न। शिश्न एक बाह्य जननेंद्रिय अंग होता है। ये मतलब मूत्र त्याग और क्या कहते हैं शुक्राणु के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। इसके सबसे आगे का भाग शिश्नमुंड, जिसे पेनिस ग्लांस कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली सी परत, ढीली पतली सी परत होती है चमड़ी के, जिसे फॉर स्किन या ऊपरी परत कहते हैं। उसके बाद सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी बताया था हमने कल, शुक्राशय, प्रोस्टेट, वल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो शुक्राशय से क्या होता है, शुक्राशय में जो है, तो शुक्राशय में एक ऐसा पदार्थ, सफ़ेद पदार्थ स्रावित होता है। एक सफ़ेद पदार्थ स्रावित होता है जिसमें शुक्राणु भी रहते हैं, कई चीज़ें रहती हैं। तो शुक्राशय से एक ऐसे पदार्थ का स्रावित होता है, जब पेनिस में जब मूत्र त्याग करते हैं तो उसमें अम्लता की मात्रा आ जाती है। तो इसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो उस क्षारीय पदार्थ निकलता है, जो उसकी अम्लता को नष्ट कर देता है। सेमिनल प्लाज्मा का भी यहीं से स्राव होता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और अन्य हार्मोन है, लेकिन इसमें प्रमुख प्रोस्टेट ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। उसके बाद तीसरी ग्रंथि वल्वोयूरेथ्रल। तो वल्वोयूरेथ्रल एक ऐसी ग्रंथि होती है कि जब मैथुन के समय चिकनाहट का कार्य करती है, चिपचिपा पदार्थ का स्रावित करती है, जिससे कि उसे मतलब क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेशन या स्नेहक का कार्य करता है वल्वोयूरेथ्रल का। तो मैंने सभी कार्य बता दिए। शुक्राशय से सेमिनल प्लाज्मा निकलता है, और उसमें ऐसे क्षारीय पदार्थ रहते हैं कि जो उसकी अम्लता को नष्ट कर देते हैं। प्रोस्टेट, जिससे शुक्राणु सक्रिय होता है, प्रोस्टेट से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और वल्वोयूरेथ्रल से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि स्नेहक का कार्य करता है। तो हमने आज बता दिया है टेस्टिस के बारे में, लगभग नर जनन तंत्र के बारे में कल पहला वीडियो था, उसके बाद आज ये वीडियो है। तो नर जनन तंत्र के बारे में आज पूरी यहाँ से जानकारी लगभग प्राप्त हो गई है। तो हमें विश्वास है कि आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न दें, उसके मैं जवाब दूंगा। थैंक यू।